Good morning, everyone. So, in today's lecture, we will start with your techniques. और आज जिस टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो जनरली इसमें हम किसकी बात करते हैं? एक तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, और आपका पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली जो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इसमें हमने एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो बेसिकली मूवमेंट हो रही है चार्ज पार्टिकल की, वो किसके अंडर हो रही है? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट डिस्क्राइब्स द माइग्रेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता है ना आपका, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस दिखाते हैं, जैसे ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई टू लो की तरफ होती है। जैसे अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होती है। तो पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो तो प्लस की तरफ जाएगा, तो उसकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। ठीक है, जैसे पढ़ते भी थे ना छोटी क्लासेस में, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और मतलब करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। और वो कह रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, चाहे वो आपके अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके अंदर आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं। और फिर एट एनी गिवन पीएच दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज, आइदर एज कैटायंस और एनायंस। ठीक है, या तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये या तो कैथोड की तरफ जाते हैं या एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उनके ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, कैथोड होता है जिसपे कटायन जाता है। ठीक है, कैथोड हम किसे बोलेंगे? जिसके ऊपर क्या जाता है? आपका कटायन। तो कैथोड पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। ठीक है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे कटायन जाता है। और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे आपका क्या जाता है? एनायन। यहाँ पे क्या जाता है? आपका एनायन। कैथोड पे कैटायन जाता है, एनोड पे एनायन जाता है। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रोज की। ठीक है, जो एग्रोज है जनरली उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? तो एग्रोज इज ए लीनियर पॉलीसेक्राइड जिसका मॉलिक्यूलर मास अबाउट 12,000 है। और ये इसमें एक बेसिक रिपीट यूनिट होती है जिसका नाम है एग्रोबायोस। और एग्रोबायोस के अंदर ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स होती हैं गैलेक्टोज एंड 3,6 एन हाइड्रोगैलेक्टोज। ठीक है, एग्रोज किसका बना होता है? एग्रोबायोस का। और एग्रोबायोस जो है वो गैलेक्टोज और 3,6 एन हाइड्रोगैलेक्टोज का बना होता है। ठीक है, एग्रोज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अगार, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसेक्राइड आइसोलेटेड फ्रॉम सर्टेन वीड्स। ठीक है, ये अगार का भी कंपोनेंट होता है। और एग्रोस को जनरली हम किस कंसंट्रेशन में यूज करते हैं? 1% एंड 3%। ठीक है, अब इसमें वही होगा ना, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना पोर साइज कम होता है। ठीक है, उतना ही पोर साइज होता है आपका कम होता है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका डीएनए का साइज छोटा है, क्योंकि जनरली इसको हम डीएनए के लिए करते हैं, अगर आपके डीएनए का साइज छोटा है तो आप हाइयर कंसंट्रेशन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके डीएनए का साइज बड़ा है तो यू हैव टू गो फॉर द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि पोर साइज क्या होगा? आपका स्मॉल होगा। हायर कंसंट्रेशन का मतलब जो पोर साइज है वो आपका स्मॉल होगा। ठीक है, देखो ये लाइन भी लिखी है, जो पोर साइज है इन द जेल, दैट इज बेसिकली controlled by the initial concentration of agarose. Large pore sizes are formed from lower concentrations and smaller pore sizes are formed from the higher concentration. ठीक है, although essentially free from any charge, but you can have some substitution of alternating sugar residues with carboxyl
मिथॉक्सिल, पायरुवेट एंड स्पेशली सल्फेट ग्रुप अकर टू वेरिंग डिग्री। वैसे तो कोई चार्ज नहीं होता है, बट आप कुछ ऑल्टरनेटिंग शुगर्स लगा सकते हो जिनके साथ कार्बोक्सिल, मिथॉक्सिल, पायरुवेट या आपका सल्फेट ग्रुप्स लगे हो। ठीक है। एग्रोस जेल, ठीक है, आप वैसे तो दोनों के लिए यूज कर सकते हो, प्रोटीन्स के लिए भी, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए भी, बट मेनली जैसे मैं आपको बताया था कि एग्रोस को मेनली हम न्यूक्लिक एसिड्स के लिए करते हैं, क्योंकि जनरली न्यूक्लिक एसिड्स का साइज बड़ा होता है, प्रोटीन्स का साइज आपका छोटा होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो वो कह रहे हैं कि आप 1% तक का, 1% एग्रोजेल को आप यूज कर सकते हो, और उसका साइज जो है वो लार्ज होता है रिलेटिव टू द साइज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। तो ऐसी कुछ जनरलाइजेशन नहीं है कि आप एग्रोस को न्यूक्लिक एसिड्स के लिए करते हो। ठीक है। बेसिकली आप प्रोटीन्स के लिए भी कर सकते हो। ठीक है। अब वही होता है ना, डिपेंड करता है कि प्रोटीन का साइज कितना है। ठीक है ना, प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन का भी कोई साइज तो फिक्स है नहीं, कुछ प्रोटीन छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बट डीएनए का साइज जनरली हमेशा आपको प्रोटीन के साइज से ज्यादातर बड़ा ही देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपको एपरेटस दिखा रखा है। ठीक है, जिसमें आपकी यहाँ पे जेल होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कूलिंग प्लेट है। दिस इज ए कंपार्टमेंट ऑफ बफर रेजरवायर। ठीक है, और ये कवर होता है। ठीक है, ये कैसा एपरेटस होता है आपका, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसको मेनली किसके लिए करते हैं, जैसे एक लिखा हुआ है कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, ये अभी हम पढ़ेंगे। इसमें हम चार्ज के बेस पे सेपरेट करते हैं, ये प्रोटीन्स के लिए होती है। एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, क्योंकि जो पेज होता है वो वर्टिकल होता है, जो इसका apparatus है वो हॉरिजॉन्टल होता है। जो अभी हम आगे पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, उसके लिए जो apparatus होता है वो आपका वर्टिकल होता है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा सा apparatus होता है आपका, ये एक वर्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे यहाँ पर आपको ये वेल्स दिख रहे हैं, और इसमें हम एक तरह से जो भी आपका डीएन, जो भी आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, या जो भी प्रोटीन को आप सेपरेट करना चाहते हो, उसको वेल में डालते हो। और एक तरह से एक ट्रैकिंग डाई भी होती है, ब्रोमोफिनोल ब्लू। ट्रैकिंग डाई का तो बस यही काम होता है कि वो हमें ये बता देता है कि कब हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोकना है। ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे आगे जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ बॉटम में पहुंच जाती है, उस टाइम पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें किसके बारे में बता रखा है, पॉलीक्राइलामाइड जेल। ठीक है, तो अभी थोड़ा बस सिर्फ मैं आपको जेल्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपका जो जेल्स हैं, मतलब मेनली इनको, मेन तो क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली फॉर्म में पूछा जाता है क्वेश्चन, चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, थ्योरी। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर क्या, पॉलीक्राइलामाइड जेल। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इन polyacrylamide gel is frequently referred to as PAGE। ठीक है, being an abbreviation for polyacrylamide gel electrophoresis। इसके अंदर हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीक्राइलामाइड जेल्स बेसिकली बता रहे हैं कि बनाते कैसे हैं। इसमें हम एक मोनोमर यूज करते हैं विच इज एक्राइलामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एन एन प्राइम मिथाइलिन बिस एक्राइलामाइड। ठीक है, मोनोमर आपका एक्राइलामाइड है, और आपने यहाँ पर एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज करना है जिसका क्या नाम है, एन एन प्राइम मिथाइलिन बिस एक्राइलामाइड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बिस एक्राइलामाइड है, जनरली ये दो एक्राइलामाइड का ही बना होता है, बट इसमें बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग कराना। जो एक्राइलामाइड मोनोमर्स हैं वो हेड टू टेल फैशन में पॉलीमराइज होते हैं इनटू लॉन्ग चेन्स, एंड ओकेजनली ए बिस एक्राइलामाइड मॉलिक्यूल इज built into the growing chain, thus introducing a second site for chain extension। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है ना, सिंपल तो एक्राइलामाइड ऐड हो रहे हैं, तो ये बीच में कहीं पे जाके लग जाएगा, तो जहां पे लगेगा, और ये चेन को फिर वहां से भी एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब मेन यहाँ पर क्या समझना है कि ये जो जेल की फॉर्मेशन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल कैटालिसिस। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बता रखा है कि ये जो पॉलीमराइजेशन है, ये किसका एग्जांपल है, फ्री रेडिकल कैटालिसिस का। ठीक है, इसके अंदर आपको एक तो चाहिए होता है अमोनियम पर सल्फेट। ठीक है, और एक हमें क्या चाहिए होता है, टिमिड, एन 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 प्राइम एन प्राइम,
टेट्रामिथाइलिन डायमीन। ठीक है, मतलब जब भी आपने पॉलीक्राइलामाइड जेल्स बनानी है ना, तो एक तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको चलो एक्राइलामाइड चाहिए, क्योंकि तभी उसे आप क्या बनाओगे, पॉलीक्राइलामाइड। ये भी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। एक तो आपको क्या चाहिए, एक्राइलामाइड मोनोमर। दूसरा मुझे क्या चाहिए, बिस एक्राइलामाइड, जिसको आप क्या बोल रहे हो, विच इज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। कि जो बिस एक्राइलामाइड है वो क्या होता है मेरा, क्रॉस लिंकिंग एजेंट। ठीक है, एक्राइलामाइड मोनोमर चाहिए, बिस एक्राइलामाइड चाहिए। फिर इसके अलावा हमें क्या चाहिए, एक अमोनियम पर सल्फेट, अमोनियम पर सल्फेट। और एक हमें यहां पर क्या चाहिए, टिमिड। टिमिड का क्या फंक्शन है, वो पर सल्फेट से क्या जनरेट करता है, आपका एक फ्री रेडिकल। ठीक है, तो एक्राइलामाइड मोनोमर, बिसेक्राइलामाइड, एपीएस स्टैंड्स फॉर अमोनियम पर सल्फेट, अमोनियम पर सल्फेट। और टिमिड का क्या काम होता है, वो डीकम्पोजिशन कराता है पर सल्फेट की फ्री रेडिकल के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे आप ये देखो, इसमें क्या होता है ना, ये आपका पर सल्फेट है। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन कौन करा रहा है, टिमिड। ठीक है ना, टिमिड का क्या फंक्शन बताया कि वो पर सल्फेट की डीकम्पोजिशन कराता है, जिससे एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, जैसे ये फ्री रेडिकल है, अब क्या होगा, ये एक्राइलामाइड, ये इसने क्या शो करा आपका, एक तरह से ये फ्री रेडिकल है, और ये एक्राइलामाइड का मोनोमर है। ठीक है, जैसे ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये एम के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने तो क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन, अब जो जो आपका मोनोमर था उसका फ्री रह गया, अब दूसरा मोनोमर आएगा, ऐसे ही तीसरा मोनोमर आएगा। ठीक है, ये होता था ना, हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि फ्री रेडिकल होता है, कई जगह पे कार्बोकेटाइंस होते हैं, कई जगह पे कार्बोएनायन होते हैं। तो एक्राइलामाइड जेल की फॉर्मेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है आपका, किसका एग्जांपल है, ये फ्री रेडिकल कैटालिसिस। ठीक है, ये थोड़ी सी बस मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कई बार कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि आपको पता हो कि जब आप पॉलीक्राइलामाइड जेल बना रहे हो, तो उसमें क्राइलामाइड तो चलो मोनोमर है, बिसेक्राइलामाइड एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, अमोनियम पर सल्फेट उसके ब्रेकडाउन से फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और अमोनियम पर सल्फेट से फ्री रेडिकल जनरेट करना किसका काम है, टिमिड का, विच इज एन प्राइम टेट्रा मिथाइलिन डायमीन। ठीक है, ये लिखा ना, टेट्रा मिथाइलिन डायमीन। ठीक है, तो ये हमने कौन सी जेल की फॉर्मेशन की बात करी है, पॉलीक्राइलामाइड जेल। देखो अभी तक जैसे मैं आपको बता रहा था ना, वहां पर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, वहां हमने 1 2 3 लिखा था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5%, 10%, 15%। अब देखो कि क्या कम होता जा रहा है, साइज जो है वो कम होता जा रहा है, जितनी जेल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे ये है कि 60 × 350, मतलब ये एक प्रोटीन फ्रैक्शनेशन रेंज है, मतलब ये लार्जर साइज का प्रोटीन है, ये उससे स्मॉलर साइज का है, और ये उससे भी छोटा है। क्योंकि जितनी जेल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उतना ही जो पोर का साइज है वो क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक्राइलामाइड की कंसंट्रेशन तो आप जैसे इससे ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ना, एग्रोस में आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगा 10%, 20%, 30%, इसमें आप 15 20%, वो डिपेंड करता है ना प्रोटीन का साइज क्या है। एक एक तो ये भी होगा ना, जैसे आपके बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसमें छोटे साइज के भी हैं, बड़े साइज के भी हैं। अगर आप जेल की कंसंट्रेशन कम रख लेते हो, तो बड़े साइज वाले तो फिर वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, वो तो अलग ही हो गए। और जो छोटे साइज वाले हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएंगे आपके, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी जेल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उतना पोर साइज क्या होता है आपका, कम होता है, चाहे वो एग्रो जेल है, चाहे वो आपकी पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर क्या शो कर रखा है, ये दिखा रखा है ना, ये एक्राइलामाइड मोनोमर था, ये आपका एक तरह से क्या आ गया, ये बेस एक्राइलामाइड और फ्री रेडिकल कैटलिस्ट। तो आप देख रहे हो ना कि ये बीच में जब आपका, जैसे ये एक एक बन रहा है, फिर बीच में उनके बेस एक्राइलामाइड आ गया, तो ये एक तरह से, मतलब ऐसे नहीं कि एक लीनियर चेन ही चल रही है,
ठीक है, तो जैसे अभी ये बिसाइक्राइलामाइड यहाँ पे आगे लगा तो फिर उधर भी एक्सटेंशन होगी, तो एक तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। ठीक है, तो एक्राइलामाइड का रोल हमने देख लिया, बिसाइक्राइलामाइड का देख लिया, टिमिड क्या होता है और आपका अमोनियम परसल्फेट। ठीक है, अब इसका एक और भी ऑल्टरनेटिव होता है। जैसे अभी तक तो आपने क्या डिस्कस करा कि हमने उसमें एक्राइलामाइड, बिसाइक्राइलामाइड, टिमिड और अमोनियम परसल्फेट यूज करा। तो एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं फोटो पॉलीमरेशन। फोटो मतलब आप लाइट की प्रेजेंस में आप एक्राइलामाइड जेल्स को क्या कर सकते हो। फोटो पॉलीमरेशन का मतलब क्या है कि इट कैन बी यूज टू पॉलीमराइज एक्राइलामाइड जेल्स। इसमें जो अमोनियम परसल्फेट है और जो टिमिड है उसको हमने रिप्लेस कर देना राइबोफ्लेविन से। ठीक है, हमने अमोनियम परसल्फेट और टिमिड की जगह क्या यूज करना है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और जब हम जेल when the gel is poured in front of bright light for 2 to 3 hours, तो फोटो डीकम्पोजिशन ऑफ राइबोफ्लेविन जनरेट्स ए फ्री रेडिकल। ठीक है, टिमिड और अमोनियम सल्फेट का क्या रोल था, टिमिड अमोनियम परसल्फेट से फ्री रेडिकल बनवा रहा था। यहां पर आप राइबोफ्लेविन यूज करते हो, जब आप उसको 2 से 3 घंटे तक ब्राइट लाइट देते हो तो उससे ही फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। और फ्री रेडिकल, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फ्री रेडिकल चाहिए अगर आपको एक्राइलामाइड मोनोमर्स की पॉलीमरेशन करानी है, वो चाहे अब टिमिड और अमोनियम परसल्फेट से आए चाहे वो राइबोफ्लेविन से आए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको you are not using ammonium persulfate and timid, they are replaced by riboflavin। ठीक है, उसको आपने किससे रिप्लेस करा दिया, राइबोफ्लेविन से। ठीक है, ठीक है, तो ये तो चलो हमने अभी तक थोड़ा बेसिक देखा। अब आते हैं हम मेन। ठीक है, अब हम मेन आपका पढ़ेंगे, दैट इज योर जो पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है ना, जब भी आप पेज की बात करते हो, ठीक है, जब भी आप पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो एक तो होता है नेटिव पेज। नेटिव मतलब जिसके अंदर आपने कुछ मतलब आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। और एक हम किसकी बात करते हैं, एसडीएस पेज की। किसकी बात करते हैं, एसडीएस पेज की। ठीक है, विच इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉली एक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एसडीएस पेज में जो हम सेपरेशन करते हैं वो करते हैं साइज के बेस पे। इसमें हमने सेपरेशन किस बेस पे करते हैं, साइज के बेस पे। सेपरेशन किस बेस पे करनी है, साइज के बेस पे। ठीक है, जो एसडीएस है वो एक तरह से एनायनिक डिटर्जेंट है, ये भी मैंने पहले आपको बताया था। और ये प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज देता है। इट इज एनायनिक डिटर्जेंट विच गिव्स प्रोटीन नेगेटिव चार्ज, और विच गिव्स नेगेटिव चार्ज टू प्रोटीन, विच गिव्स नेगेटिव चार्ज टू प्रोटीन। ठीक है, एसडीएस किस टाइप का डिटर्जेंट है आपका, एनायनिक डिटर्जेंट। ये प्रोटीन को क्या देता है आपका, नेगेटिव चार्ज। और एक जो मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसडीएस बाइंड्स टू 2 अमीनो एसिड। एक जो एसडीएस का मॉलिक्यूल है वो आपका 2 अमीनो एसिड के साथ क्या करता है, आपका बाइंड करता है। ठीक है, अब इसमें एक एक खास बात जो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे एक तो होता है, अब एसडीएस पेज में भी क्या होता है ना, एक हम लिखते हैं कि एसडीएस पेज विद बीटा मरकैप्टा इथेनॉल। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, एसडीएस पेज विद
क्योंकि बीटा मरकैप्टा इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। बीटा मरकैप्टा इथेनॉल क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है आपका? एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसका काम क्या होता है? विच ब्रेक्स डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो किसको ब्रेक करता है? आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को। विच ब्रेक्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, ये क्या करता है? आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे एक प्रोटीन है, अगर उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, तो ये उस डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करता है? आपका ब्रेक करता है। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअली इसमें हम करते क्या है। तो अब इसमें क्या होता है ना, जो आपका ये एपरेटस होता है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली दो टाइप की जेल होती है। एक को बोलते हैं हम स्टैकिंग जेल, और दूसरे को हम रनिंग या सेपरेटिंग जेल बोल सकते हैं। रनिंग या क्या बोल सकते हैं? सेपरेटिंग जेल। ठीक है, जो स्टैकिंग जेल है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 4%। ठीक है, स्टैकिंग जेल की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 4%। और रनिंग जेल की होती है 15%। स्टैकिंग जेल जो है, ठीक है, यहाँ पर जो पीएच होती है वो होती है 6.8, और यहाँ पर पीएच होती है आपकी 8.8। ठीक है, और इसके अलावा जैसे लेंथ की बात की जाए, तो दैट इज, ये जो लेंथ है ये आपको वैसे ही कम दिख रही है, ये 0.8 सेंटीमीटर है। और ये जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ कितनी बताई है उसने? 0.8 सेंटीमीटर। और ये लेंथ कितनी बताई है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें वही होता है ना, आपने प्रोटीन्स को डाला है, पहले आप उसको एक स्टैकिंग जेल के थ्रू पास कराते हैं। तो उसके बाद जैसे जब हमें जेल बनानी होती है ना, पहले सेपरेटिंग डालते हैं, उसके बाद स्टैकिंग, स्टैकिंग के अंदर हम वेल करते हैं। और सेपरेशन किस बेस पे हो रहा है? साइज। तो जितना बड़ा प्रोटीन होगा वो उतना कम मूव करेगा, जितना छोटा प्रोटीन होगा वो उतना ज्यादा मूव करेगा। ठीक है, जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो कम मूव करते हैं, और जो छोटे प्रोटीन है वो आपके ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट होता है, कि जब जब हमें स्टॉप करना होता है, तो एक डाई होती है ब्रोमोफिनोल ब्लू, जैसे वो भी होती है सैंपल बफर के अंदर। तो जैसे ही वो एंड पे पहुंच जाती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? एक तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोक देते हैं। कौन सी डाई होती है आपकी? ब्रोमोफिनोल ब्लू। ब्रोमोफिनोल ब्लू। क्योंकि प्रोटीन्स तो आपको ऐसे नहीं दिखते, बाद में हम पढ़ेंगे, कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू होता है, उसमें हम डालते हैं, फिर आपको प्रोटीन के बैंड दिखते हैं। ठीक है, तो ब्रोमोफिनोल ब्लू क्या है? वो हमें एक तरह से ट्रैक करने में हेल्प करती है कब हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोकना है। ठीक है। ठीक है, तो जो आपका सैंपल बफर है, जो हम सैंपल बफर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक तो ब्रोमोफिनोल ब्लू होता है, और इसके अलावा एक तो आपका ब्रोमोफिनोल ब्लू हो गया, मतलब प्रोटीन्स तो आपके हैं ही सी, बट उसमें आप जो सैंपल होता है उसमें ब्रोमोफिनोल ब्लू डालते हो, और इसके अलावा सुक्रोस और ग्लिसरॉल भी डालते हो। सुक्रोस और ग्लिसरॉल। अब सुक्रोस और ग्लिसरॉल का क्या काम है? ठीक है, तो इनका क्या काम होता है? जो सुक्रोस या ग्लिसरॉल है, दे गिव डेंसिटी, और बेसिकली दे गिव सैंपल सॉल्यूशन डेंसिटी। they give sample solution density, thus allowing the sample to settle easily, the sample to settle through the easily through the
इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर, electrophoresis buffer to the bottom, to the bottom when injected into the loading valve, to the bottom when injected into the loading valve। मतलब जब आप वेल के अंदर सैंपल को लोड करोगे तो ये उसको डेंसिटी दे रहा है, जिसकी वजह से वो इजिली क्या हो जाए, आपका सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया ना, एक होता है नेटिव। नेटिव के अंदर तो आप एक तरह से उसमें एसडीएस नहीं ऐड करते, बट जब एसडीएस है तो अब इसमें ना दो चीजें होती हैं। एक होता है एसडीएस पेज, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल है, और एक एसडीएस पेज विद बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। ठीक है, क्योंकि दोनों में फर्क है। क्योंकि एसडीएस में तो चलो आपने प्रोटीन को बस नेगेटिव चार्ज दिया है, वो तो एक डिटर्जेंट है, और प्रोटीन जो है वो नेगेटिव है, तो वो किस तरफ जाएगा, आपका एनोड की तरफ। ठीक है ना, जैसे ये होता है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपकी कैथोड होगी, पॉजिटिव आपकी एनोड होगी। ठीक है, अब इसमें अब बेसिकली क्या होता है ना, आपने जैसे अब जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि ये मान लो ये डाई फ्रंट है, कि डाई तो आपकी जब एंड पे पहुंच जाती है तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोक देते हो। फिर ये जो जेल होता है ना, हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है जिसे बोलते हैं कोमेसिव ब्रिलियंट ब्लू, सीबीबी। हम जेल को उसके अंदर डिप करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो आपके प्रोटीन्स हैं वो हमें तभी विजिबल होते हैं, क्योंकि ये जो कोमेसिव ब्रिलियंट ब्लू है ये, मतलब पहले आप उसको डिप करते हो जेल को सोल्यूशन के अंदर, और फिर उसको वॉश भी कर दो, तो बाकी जगह से तो ब्रिलियंट सोल्यूशन हट जाएगा। सिर्फ जहां पर प्रोटीन थे वहां पर आपको ब्लू कलर के बैंड दिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो इससे हमें क्या पता लगता है आपको, जो एसडीएस पेज है, क्योंकि इसमें सेपरेशन किस बेस पे हो रही है, साइज के बेस पे, तो यहां पर हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट पता चल सकता है। जैसे एसडीएस पेज इज वन ऑफ द टेक्निक जिससे आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो। ठीक है, जैसे ये उसने आपको एक लेटर दिखाई है, लेटर का मतलब ये वो प्रोटीन्स है जिनके वेट मुझे पता है। ठीक है, जैसे 250, 150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, इन सब के वेट मुझे पता थे, और मैंने इसको जब वेल में डाला तो वो अपने साइज के बेस पे सेपरेट हो गए। ये मुझे सारे पता है, ये वही प्रोटीन्स है जो मुझे पता है। ठीक है, अब सैंपल ए और सैंपल बी, इसमें वो प्रोटीन्स हैं जिनका वेट मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब यहां पर आपके ये सेपरेट हुए, इधर ये भी सेपरेट हुआ। अब आप बेसिक है ना, एग्जैक्ट तो नहीं ला पा रहे हैं, बट आपको रिलेटिव पता चलेगा। अब आपको पता है कि जो 50, ये 50 था, ये 37 था। ठीक है, तो अब ये 50 से तो मतलब ज्यादा मूव करा है, बट 37 से कम मूव करा है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली वेट में भी 40 किलो डाल्टन है। ये 37 वाले से ज्यादा मूव करा है, 25 से कम करा है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें भी एक आर एफ वैल्यू होती है। आर एफ वैल्यू यही होती है कि आपका प्रोटीन जो है वो कितना मूव करा है, और एक जैसे एक प्रोटीन जिसका वेट आपको पता है। ठीक है, या मतलब इसके कंपैरिजन में भी कर सकते हैं कि जो डाई है, डाई ने कितना डिस्टेंस किया है, और आपके जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसने कितना डिस्टेंस किया है। ठीक है, ये भी एक वैल्यू होती है, कि इसे हम बोलते हैं आर एफ वैल्यू। आर एफ वैल्यू एक तरह से क्या होता है कि डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय, डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय गिवन प्रोटीन, गिवन प्रोटीन फ्रॉम origin divided by distance migrated by dye, distance migrated by dye from origin। ठीक है, तो इससे इससे क्या होता है ना, हमारे पास जैसे हमें, जैसे इनके वेट हमें पता है, जिनके ऑलरेडी पता है, तो उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि वो ओरिजिन से कितना मूव करे हैं। डाई का तो चलो फिक्स ही है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जैसे आपके पास एक अननोन प्रोटीन है वो इतना मूव करा है। ठीक है, तो उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको ना कुछ मार्कर चाहिए स्टैंडर्ड, जिनके वेट आपको पता हो, और वो जब आप उनको रन करते हो तो वो कितना डिस्टेंस मूव करते हैं।
ठीक है, उनके बारे में हमें पता है, उनका डिस्टेंस हमें पता है, वेट तो हमें उनका पता ही है। ठीक है, क्योंकि वेट ये वाली तो वैल्यू फिक्स है। ठीक है, क्योंकि जितना वेट कम होगा उतना वो ज्यादा मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सेपरेशन है वो किस बेस पे, आपके साइज के बेस पे। ठीक है, अभी हम एक और भी पढ़ेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, उसमें हम चार्ज के बेस पे करते हैं। इसमें हम किस बेस पे सेपरेट कर रहे हैं, आपके साइज। ठीक है, और एसडीएस पेज को मैं किसके लिए यूज कर सकता हूं, इफ आई वांट टू गेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, अगर मुझे किसी प्रोटीन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो उसके लिए मैं एसडीएस पेज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको शो किया, एक तो ये अपरेटस होता है इसका। ठीक है, और अब वो डिपेंड करा कि आप विद बीटा मेरकैप्टा इथेनॉल करा रहे हो या विदाउट बीटा मेरकैप्टा इथेनॉल करा रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एस डी एस पेज। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं आपको एक आधा जैसे एक कंसेप्ट बताता हूँ क्वेश्चन का। जैसे इसमें मान लो आपके पास एक प्रोटीन है। ठीक है, मान लो आपने कह दिया कि उसका वेट है 100 किलो डाल्टन। ठीक है, 100 किलो डाल्टन। अब क्या होता है ना, प्रोटीन्स जो हैं अब वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे या तो वो मतलब ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर मतलब वो होमोडाइमर की फॉर्म में है कि उसके अंदर दो सब यूनिट है 50-50 किलो डाल्टन वाली। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्या बता, उसमें वो एक हेट्रोडाइमर की फॉर्म में है, एक सब यूनिट का साइज 70 किलो डाल्टन है और दूसरी सब यूनिट का साइज फॉर एग्जांपल आपका 30 किलो डाल्टन है। ठीक है, अब क्या होता है ना, अगर तो मैं एक तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ मैं एसडीएस पेज करूंगा। ठीक है, तो एसडीएस पेज सिंपल, जिसमें आपने बीटा मरकैप्टा इथेनॉल ऐड नहीं करना। ठीक है, आप नेटिव भी बोल सकते हो, नेटिव पेज वैसे अलग होता है, वो तो सिंपल सीधा ही है। एसडीएस पेज सिंपल कर रहे हैं, तो इन दोनों प्रोटीन्स क्योंकि दोनों का वेट सेम है, तो आपके पास एक ही बैंड आएगा 100 किलो डाल्टन का। ठीक है, मतलब चाहे दोनों को अलग अलग कराओ, इसको कराया तब भी 100 का आना है। ठीक है, जैसे पहले आपने इसको कराया। ठीक है, फिर आपने इसको भी कराया तो इसका भी, क्योंकि दोनों का वेट सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बीटा मरकैप्टा इथेनॉल ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो वो ये दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसको वो कर देगा ब्रेक, तो दोनों सब यूनिट्स अलग होगी। तो ये जो प्रोटीन है, जिसको चलो हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। अब फर्स्ट वाले का एक ही बैंड आएगा, वो आएगा 50 पे, क्योंकि दोनों सब यूनिट का साइज सेम है, तो दोनों का साइज सेम होता है तो एक ही बैंड आएगा। लेकिन दूसरे में 70 और 30 है, तो उसमें एक बैंड आएगा 30 का और एक बैंड आएगा 70 का। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जैसे वो आपको कई बार ना क्वेश्चन देगा, रिजल्ट्स देगा, तो अगर तो दोनों का एक ही बैंड आ रहा है, इसका मतलब उसने कहा कि एक प्रोटीन है, बट जब वो एक मतलब डायमेरिक फॉर्म में है, बट जब बीटा मरकैप्टा इथेनॉल का दिया तो एक ही बैंड आया, इसका मतलब वो होमोडाइमर है, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोडाइमर। बट अगर मेरे पास दो अलग अलग बैंड्स आ रहे हैं, इसका मतलब मैं उसको क्या बोलूंगा, हेट्रोडाइमर। अब कुछ भी हो सकता है ना, प्रोटीन डाइमर भी हो सकते हैं, ट्राइमर भी हो सकते हैं, टेट्रामर भी हो सकते हैं, होमो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं, वो तो हमें क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से देखना है। ठीक है, क्योंकि एसडीएस पेज जो है वो साइज के बेस पे सेपरेट करता है। अगर सिंपल एसडीएस पेज लिखा हुआ है तो सिंपली आपने क्या लिखना है, उसमें वही बैंड आएगा। लेकिन अगर आप बीटा मरकैप्टा इथेनॉल दे रहे हो और अगर उसके अंदर सब यूनिट्स हैं, तो बीटा मरकैप्टा इथेनॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसके हिसाब से आपके पास बैंड आएंगे। ठीक है, जैसे एक मैं आपको वैसे बेसिक बता देता हूँ, इम्यूनो में ना हम एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्मली जो एक एंटीबॉडी होती है उसमें हैवी चेन होती है और लाइट चेन होती है। ठीक है, तो जैसे एक आप एंटीबॉडी लिखते हो आईजी जी, ठीक है, आईजी डी होगी। ठीक है, इसके अलावा आईजी ई होगी। ठीक है, इनके अंदर तो दो ही बैंड आते हैं। ठीक है, जैसे इन तीनों में जब इन तीनों का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो दो ही बैंड आते हैं, एक बैंड आता है हैवी चेन का, एक आता है लाइट चेन का, क्योंकि दोनों हैवी चेन और दोनों लाइट चेन जो है वो सेम साइज की होती हैं। लेकिन एक होती है आईजीएम। आईजीएम की क्या खास बात होती है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट आईजीएम? ये एक तो पेंटामेरिक होती है। ठीक है, नियोनेट के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सबसे पहले ये बनती है। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन में ये बनती है।
अब पेंटामेरिक किस वजह से होती है, इसके अंदर ना एक जे चेन एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो जब हम आईजीएम का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, मतलब एसडीएस पेज विद बीटा मरकैप्टा इथेनॉल, यू विल गेट 3 बैंड, वन ऑफ एच हैवी चेन, वन ऑफ लाइट चेन एंड वन ऑफ जे चेन, ठीक है। ऐसे ही जो आईजीए है, इसमें कराओगे तो यू विल गेट 4 बैंड्स, हैवी चेन, लाइट चेन, जे चेन। इसके अंदर एक और कंपोनेंट एक्स्ट्रा होता है जिसे बोलते हैं सिक्रीटरी कंपोनेंट, ठीक है। बट ये कब आएंगे, जब आप उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो किसके साथ, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल के साथ। किसके साथ ट्रीटमेंट करा रहे हो आप, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल के साथ। आए समझ में ये? हैवी चेन, लाइट चेन, जे चेन, और इधर हैवी, लाइट, जे, और क्या आपका सिक्रीटरी कंपोनेंट, ठीक है। मतलब मेन जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो ऐसा कुछ आने वाला है कि वो आपको जैसे देंगे ये प्रोटीन है, और जैसे ये क्वेश्चन चलो हम ट्राई करते हैं अभी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मल्टीमेरिक आपके पास प्रोटीन है जिसको हम एसडीएस जेल पे रन कर रहे हैं, और वो हमें दो बैंड दिखाता है, 20 और 40 किलो डाल्टन का, ठीक है। ये हमें यहाँ पर गिवन है। लेकिन जब आप उसको नेटिव जेल पे रन करते हो तब वो आ रहा है 120 का, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन वुड बी। अब क्या ना, 120 किसका वेट है, नेटिव, जो मतलब उसका वेट है। लेकिन जब मैंने एसडीएस पेज पे कराया तो वो कह रहा है कि, और ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो विद बीटा मरकैप्टा इथेनॉल किया है, ठीक है। वैसे इसको लिखना चाहिए था, बट ये ना जब उसने दो बैंड लिख दिए ना, तो बीटा मरकैप्टा इथेनॉल है, ठीक है। जनरली कई जगह पे एसडीएस लिखा होता है ना, तो उनको मेंशन करना चाहिए। वैसे ये तो दो बैंड से आपको पता लगा कि एक बैंड 20 का आ रहा है, एक बैंड 40 का आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है बैंड तो दो ही है ना, अब 120 तक फिर कैसे पहुंचे, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि जो सेम साइज होता है उसका एक ही बैंड आता है, इसका मतलब 20 वाले दो हैं और 40 वाले भी दो हैं। तो तब मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, 120 तक। 40 इंटू टू 80, एंड 20 इंटू 2 40। तो इसका मतलब क्या है, ये हेट्रो टेट्रामर है। जैसे ही दे दिया, एक प्रोटीन 100 किलो डाल्टन का है नेटिव में, लेकिन जब आपने उसको एसडीएस पेज पे कराया तो वो कह रहा है 25 किलो डाल्टन का एक ही आ रहा है, इसका मतलब वो होमोटेट्रामर है, कि 25-25 वाली चार से बना हुआ है। वो तो कुछ फिक्स नहीं है ना, अलग अलग, वो तो एज पर द क्वेश्चन ही आप डिसाइड करोगे कि वो किस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ठीक है, फिर हम यहां पर इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट जो है आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग। किसकी बात करेंगे हम, आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग। आइसोइलेक्ट्रिक जो फॉक्सिंग होती है, इसमें हम सेपरेट करते हैं चार्ज के बेस पे। किसके बेस पे सेपरेट करते हैं, चार्ज के बेस पे। एक्चुअली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जिसके ऊपर किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो, ठीक है। ये एक तरह से एक वैल्यू होती है जिसको हम निकालते हैं pk1 प्लस pka2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें इस पीएच के ऊपर चार्ज क्या होता है आपका, जीरो। जब चार्ज ही खत्म हो गया, क्योंकि आप फिर तो वो कहीं मूव ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है ये किसके लिए आइडियल है आपका, फॉर द सेपरेशन ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, ठीक है। और इसमें हम किस बेस पे सेपरेट करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। दिस मेथड हैज हायर रिजोल्यूशन, मतलब ये उन प्रोटीन को भी सेपरेट कर देगा जिनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अंदर 0.01 या उससे भी कम का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपने कह दिया मेरे पास एक प्रोटीन है, ठीक है। आपने कहा कि मेरे पास ये एक प्रोटीन है। अब वो जो प्रोटीन है, मान लो उसकी एक फॉर्म है जिसमें एक फॉस्फेट लगा हुआ है,
एक फॉर्म हुआ है जिसके ऊपर 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, एक फॉर्म हुआ है जिसके ऊपर 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। अब क्या है ना, बेसिकली साइज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आप एसडीएस पेज करोगे ना, तो तीनों का एक ही बैंड आएगा, क्योंकि फॉस्फेट से ज्यादा साइज चेंज नहीं होगा। बट वो आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कराओगे, इसका बैंड अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, क्योंकि चार्ज चेंज हो गया ना। वो कहते हैं 0.01 का भी डिफरेंस हुआ, तब भी आप उसको सेपरेट कर लोगे। ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम फॉर आई एफ यूटिलाइजेस हॉरिजॉन्टल जेल्स। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, जैसे जो आप नॉर्मली पेज करते हो उसके लिए आप वर्टिकल जेल यूज करते हो। आपने देखा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है न्यूक्लिक एसिड्स का, या मुझे यहां पर जैसे बात हो रही है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, क्या यूज करते हैं आपका, क्या यूज करते हैं आपका हॉरिजॉन्टल जेल। ठीक है, ये भी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, देखो जो मैंने आपको एपरेटस पहले दिखाया था, वहां पर क्या लिखा हुआ था, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देखो, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, और इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल वाला एपरेटस यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको क्या करना है, तो अगर आपको एसडीएस पेज करना है तो उसमें वर्टिकल एपरेटस होता है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें चलो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये हम सेपरेट कैसे करते हैं, हमारे पास ना एक कंपाउंड्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं हम एम्फोलाइट्स। कंपाउंड्स का क्या नाम होता है, एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स एक तरह से आपके पॉलीकार्बोक्सी पॉली अमीनो एसिड्स होते हैं ये, और इनको हम यूज करते हैं पीएच ग्रेडियंट बनाने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू क्रिएट ए पीएच ग्रेडियंट, यूज टू क्रिएट ए पीएच ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये है, जैसे आपने ग्रेडियंट बना लिया। ठीक है, जैसे, ठीक है, तो एक कंपाउंड आते हैं कि जिनका क्या नाम है आपका, एम्फोलाइट्स। ठीक है, तो जैसे इधर आप पीएच की रेंज बनाते हो, जैसे pH 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जो भी आपने एक पीएच की रेंज बनानी है। ठीक है, तो इस तरफ जैसे होता है आपका एनोड, तो एनोड पे क्या चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एनायन जाता है। और यहाँ पर क्या होता है आपका कैथोड, कैथोड पे क्या जाता है आपका, कैटायन, और इस पे क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ग्रेडियंट बन जाता है। मान लो आपने कहा कि मेरा जो, जैसे इस पहले समझने के लिए, जैसे एक एक प्रोटीन है, मान लो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है, तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या आपका 4 है। इसका मतलब क्या है कि 4 pH पे उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, जैसे ही वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुंचता है फिर उसके बाद वो वहीं पे रुक जाता है। अब अब इसमें क्या होता है कि इस पे तो, इस पॉइंट पे तो चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आएगा कि पीएच अगर पीआई से ज्यादा है, जैसे आप उसी प्रोटीन को उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो उस पे क्या चार्ज होगा, या पीएच पीआई से कम है तब क्या चार्ज होगा। तो ये क्या होता है ना, ये एक यूनिवर्सल टेंडेंसी होती है, किसी भी चीज के ऊपर चार्ज है तो वो रिएक्टिव है, और वो चाहता है कि उसके ऊपर चार्ज ना हो। ठीक है, अब जो प्रोटीन यहां पर है, मतलब अगर मैं, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मुझे पता है 4 है, उसको मैंने यहां पे रखा। अब इसको पता है कि मेरा चार्ज 0 कहां पे जाके होगा, जब मैं किस तरफ जाऊंगा, एनोड की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि इसी तरफ जाना पड़ेगा ना, और एनोड की तरफ जाने के लिए क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। और अगर पीएच पीआई से कम है, उसको भी पता है कि मेरे को, अगर आपने चार्ज को खत्म करना है तो कैथोड की तरफ जाना है, और कैथोड की तरफ कौन जाता है आपका, कैटायन। तो अगर पीएच, एक तो क्या ना आपको कहा कि एक प्रोटीन है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है, मैंने उसको pH 5 वाले सॉल्यूशन में डाला, तो उस पर चार्ज क्या होगा, उस पर चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है ना, जैसे मान लो यहां पर मैं 3 कंडीशन बना दूं। ठीक है, ये एक प्रोटीन है,
इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसने मुझे दिया हुआ है 4 है। इस प्रोटीन को उठाया मैंने, क्योंकि पीआई एक तरह से पीएच ही होती है, इस प्रोटीन को मैंने इस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो पूछ रहा है पे इस पे चार्ज क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। इसी प्रोटीन को उठा के मैंने उस सॉल्यूशन में डाल दिया जिसका पीएच 3 है, तो पूछ रहा है क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। अभी हम आगे ना क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। उसमें सेपरेशन ही चार्ज के बेस पे होती है। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है आपको अलग क्रोमेटोग्राफी चूज करनी पड़ेगी, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो आपको अलग क्रोमेटोग्राफी चूज करनी पड़ेगी। तो किसी भी प्रोटीन पे जो चार्ज है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे अब यहाँ पर जो सेपरेशन है, आपके पास अलग अलग प्रोटीन है, आपने यहाँ तो रेंज बना ली, आपने उसको यहाँ पे रन करना स्टार्ट करना है। जैसे ही उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा वो वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो पीएच जिसके ऊपर किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज क्या होता है आपका, 0 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, ये हम जब प्रोटीन्स पढ़ते हैं तब भी इसको डिस्कस करते हैं, जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तब भी इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी पढ़ेंगे हम डिटेल में जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होती है जिस पे किसी भी प्रोटीन पे चार्ज 0 है। जैसे अब आपके पास 10 अलग अलग प्रोटीन है, सबका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग है, तो वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, और ये जो रेंज है ना वो आपको देखना है, मतलब आप अपने हिसाब से, हमारे पास ना ऐसे अ, एक तरह से एक एम्फोलाइट्स की ना रेंज आती है, जैसे आपको क्या रेंज चाहिए, ठीक है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से वो एक रेंज बना देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है, सेपरेशन इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जेल दैट कंटेन्स ए पीएच ग्रेडियंट। ठीक है, पीएच जो ग्रेडियंट है वो हम कैसे बनाते हैं, जो पीएच ग्रेडियंट है वो हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम कंपाउंड्स यूज करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोलाइट्स, विच आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक पॉलीअमीनो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो कह रहे हैं एम्फोलाइट्स को आप परचेज कर सकते हो, ये अलग अलग पीएच रेंज में आती है। आपको वाइड बैंड चाहिए, मुझे 3 to 10 तक चाहिए, मुझे 7 to 8 चाहिए। ठीक है, अब वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन, आपके जो प्रोटीन्स हैं जिनको आपने सेपरेट करना है। ठीक है, अगर आपको पता है इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कमर्शियली एम्फोलाइट्स के एग्जाम्पल ही बता रखे हैं, बायोलाइट एंड फार्मालाइट। ठीक है, करा हुआ आइसोइलेक्ट्रिक फोक्सिंग, एसडीएस पेज। ठीक है, तो ये कमर्शियली आ जाते हैं, ये नहीं है कि हमें पीएच की रेंज बनानी है, हम वो होगा एक जैसे एक सॉल्यूशन होगा, जो भी कंपाउंड आता होगा आपने बस उसको डिसॉल्व करना है एंड यू विल गेट ए रेंज, अपने आप पीएच का वो ग्रेडियंट बना देंगे। ठीक है, अब वो चलो जो भी कमर्शियली अवेलेबल होता है ये, तो ऐसा नहीं है कि जो ये रेंज, क्योंकि रेंज तो बनानी पड़ेगी ना, तभी तो आप सेपरेट कर पाओगे। ये देखो यहाँ पे शो कर रखा है, ये देख रहे हो, आपकी एम्फोलाइट को डाला और पीएच 9 to 3। अब 9 वाली तरफ उसने क्या दिखा रखा है, नेगेटिव चार्ज। मैंने भी जिस तरफ ज्यादा थी उस तरफ क्या शो करा था, कैथोड शो करा था ना, उस तरफ नेगेटिव चार्ज है। जिस तरफ पीएच कम है उस तरफ पॉजिटिव है, वो एनोड है। आपने प्रोटीन सॉल्यूशन को ऐड करा, ठीक है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले क्या लिखा है, एक स्टेबल पीएच ग्रेडियंट बनाया आपने। ठीक है, फिर अब वो डिपेंड करता है डिक्रीजिंग, अब वो इंक्रीजिंग, मतलब फिर क्या होगा, चार्ज अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रोटीन सॉल्यूशन को ऐड करा और इलेक्ट्रिक फील्ड रीअप्लाई करी। आफ्टर स्टेनिंग प्रोटीन्स आर शोन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग पीएच ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू देयर पीआई वैल्यू। आप देख रहे हो ये आपके पास बैंड्स आ गए, ये एक तरह से आपके पास, आपने तो प्रोटीन यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट साइज के प्रोटीन्स हैं, साइज तो नहीं, यहाँ पर चार्ज के बेस पे। ठीक है, क्योंकि उन सब जो भी प्रोटीन्स हैं उनका जो चार्ज है, जैसे जैसे आपने डाला, अब किसी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे आ गया तो वो यहीं रुक जाएगा, किसी का यहाँ पर आया, किसी का यहाँ पर आया, किसी का यहाँ पर आया, जहां जहां पर भी उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा, क्योंकि उस पर चार्ज खत्म हो गया ना। जब किसी पे चार्ज ही नहीं आया तो फिर तो मूव ही नहीं करेगा। यहाँ पर जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में चीजें तभी मूव करती हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में वही चीज मूव करती है जिसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है,
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ना, जैसे आपने अब प्रोटीन्स हैं, मान लो उसको हमने नेगेटिव चार्ज देना है, तो नेगेटिव चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, क्योंकि एसडीएस पेज में तो हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही कराते हैं। बट इसमें क्या ना, इसमें तो आप एसडीएस का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। इसमें क्या है, क्योंकि एसडीएस तो प्रोटीन के साथ लग गया, फिर उसने तो सबको वही वैसे सही चार्ज दे देना है। एज सच जो प्रोटीन्स आपके पास हैं, कुछ प्रोटीन बेसिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सेपरेशन करनी है साइज के बेस पे, सॉरी चार्ज के बेस पे। एसडीएस पेज में हम करते हैं साइज के बेस पे, इसमें हम करते हैं चार्ज के बेस पे, ठीक है। और अभी हम एक और देखेंगे जिसे बोलते हैं टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में आप दोनों यूज करते हो, ठीक है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो और भी ज्यादा बेटर टेक्निक है, मतलब वो और ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देती है। कई बार ऐसा हो सकता है ना, देखो आप क्या है, कई बार ऐसा हो सकता है कि साइज सेम है बट चार्ज अलग अलग है। कई बार ये हो सकता है कि चार्ज सेम है बट साइज अलग अलग है। तो हम दोनों दोनों को लगा सकते हैं, क्योंकि अगर तो आपका दो प्रोटीन का साइज सेम है, जैसे मैंने आपको 100 किलो डाल्टन का एग्जांपल दिया, एक में तो दो 50-50 वाली सब यूनिट थी, एक में 70-30 वाली थी, थे तो दोनों डिफरेंट ना, बट आपको तो एक ही बैंड मिला, ठीक है। अब क्या पता दोनों पे चार्ज अलग हो, तो जब आप उसको चार्ज के बेस पे सेपरेट करोगे तो यू विल गेट टू डिफरेंट बैंड्स, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जैसे आपको यहां बता रखा है, ठीक है। तो अभी तक एक हमने क्या डिस्कस किया, एसडीएस पेज। एसडीएस पेज में सेपरेशन किस बेस पे है, साइज के बेस पे। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में सेपरेशन किस बेस पे है, चार्ज के बेस पे, ठीक है। फिर वो आपको क्या कह रहा है, टू डायमेंशनल, ठीक है। टू डायमेंशनल का क्या मतलब है, पहले, अब इसमें भी क्या होता है, इसमें वो कैसे घुमाते हैं। अब जब मैं भी देने गया था ना एग्जाम एमएससी एंट्रेंस का, तब ये क्वेश्चन आया था। अब कई बार ये होता है ना, आपको ये तो पता है दोनों करने हैं, बट वो कहता है पहले कौन सा करना है। तो पहले आपको आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करनी है, मतलब पहले आप चार्ज के बेस पे सेपरेट करो, उसके बाद आप साइज के बेस पे सेपरेट करते हो, ठीक है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेक्निक्स टू गिव 2D पेज, दैट इज द हाईली सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल मेथड फॉर एनालाइजिंग प्रोटीन मिक्सचर्स। पहले आपने किस बेस पे सेपरेट करना है, चार्ज के बेस पे, फिर आपने किस बेस पे सेपरेट करना है, साइज के बेस पे। इसे हम क्या बोलते हैं, अब देखो ना, इसमें भी वही बेसिक सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जनरली किस टाइप के इलेक्ट्रोफोरेसिस हम किस लिए करें। जैसे अब यहाँ पे आ गया टू डायमेंशनल, ठीक है, जैसे उसने लिख दिया पॉलीक्राइलामाइड, लिखा ही नहीं, टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 2D वाला कर रहे हैं, देखो ये ये चीजें आप डीएनए के लिए नहीं करोगे, क्योंकि डीएनए पे तो यूनिफॉर्म चार्ज होता है, उसको तो नेगेटिव चार्ज ही है, ठीक है। वहां पर कोई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात नहीं करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात होती है प्रोटीन्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। आप ये देखो, आप देख रहे हो कि यहां पर आपके पास, आपने पहले उसको चार्ज के बेस पे सेपरेट करा, देखो कितने बैंड आए। अगर यहाँ पे मैं आपको बैंड शो करूं, ये देख रहे हो आपके पास, जैसे कितने बैंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसने क्या करा, अब पहले तो कैसे कराया था हमने, हॉरिजॉन्टली, अब हमने कैसे कराना है, वर्टिकली। अब देखो क्या हुआ, ये जो बैंड आया था इसमें एक ही प्रोटीन था, ये एक ही था। ये जो बैंड था इसमें दो प्रोटीन थे, साइज तो सेम था दोनों का, इसलिए सॉरी चार्ज तो सेम था दोनों का, बट वेट अलग अलग था। तो एसडीएस पेज में दोनों अलग हो गए, ठीक है। इधर जो बैंड आया था, इन उसमें तीन प्रोटीन आए, क्यों, क्योंकि तीनों पे चार्ज सेम था, बट तीनों का साइज अलग है। इधर आपके पास दो आए, इधर एक ही आया, इधर दो आए, इधर एक एक। कई बार वो, अब एग्जैक्टली नहीं पता ना, कई बार तो एक आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में एक बैंड है, तो एसडीएस पेज में भी एक ही बैंड है। बट कई बार क्या होता है कि, क्योंकि अगर यहां पर आप कह रहे हो ना ये दो प्रोटीन दो बैंड आए हैं, इसका मतलब इनका इनका चार्ज तो सेम था, बट इनका साइज अलग अलग है। इनका चार्ज तो सेम था, इसलिए तो एक ही बैंड आया, दोनों के दोनों आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में वहीं पर रुक गए, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम था। बट जब मैंने एसडीएस पेज कराया,
तो वहां पर मुझे 2 प्रोटीन देखने को मिले। तो ये और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी। वहां पर कितने बैंड आए थे? 8। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो वो जो 8 बैंड थे उसके अंदर 13 प्रोटीन थे अलग अलग। अगर तो आपने आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कराई फिर तो आपको पता नहीं लगेगा ना कि उस एक बैंड के अंदर 2 या 3 डिफरेंट प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एसडीएस पेज कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? एसडीएस पेज। तो एसडीएस पेज में हम साइज के बेस पे करते हैं, और यहां पर हम किस बेस पे करते हैं? चार्ज के बेस पे। ये है चार्ज और ये आपका साइज। बट 2D के अंदर पहले आप कराओगे आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, उसके बाद कराओगे आप एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले कराना है आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, उसके बाद आपने करना है एसडीएस पेज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आए समझ में ये? चलो ये भी थोड़ा सा या फिर कंप्लीट ही हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा? इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना, क्योंकि वो इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए एसडीएस पेज क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या होता है, और आपका 2D क्या होता है। ठीक है। ठीक है, अब वो किसकी बात कर रहा है? एग्रोसेल। ठीक है, एग्रोसेल हम किसके लिए करते हैं? जनरली वो डीएनए सैंपल। पहले हमने अभी डिस्कस किया कि एग्रोसेल के अंदर आप एक तरह से एग्रोबायोस की बनी होती है, वो हमने वो तो सिर्फ उसकी कॉम्पोजिशन डिस्कस की थी। ठीक है, अब देखो इसमें आपने जो एग्रोसेल है उसको हम किसके लिए करते हैं? फॉर डीएनए सैंपल। ठीक है, दिस इज बिकॉज most DNA molecules and their fragments that are analyzed routinely are considerably larger than protein, and therefore because most DNA fragments would be unable to enter the polyacrylamide gel। पोर का साइज छोटा है, डीएनए का साइज बड़ा है, तो वो कैसे जाएगा? तो जनरली जो एग्रो जेल है, आपने देखा ना एग्रो जेल को हम कम कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जनरली लिखा था 1 to 3%। आप 0.8% भी यूज कर सकते हो अगर आपका डीएनए का साइज और भी ज्यादा बड़ा है तो। बट आप पॉलीक्राइलामाइड में बात कर रहे हो 5 10 15 20 30, क्योंकि प्रोटीन का साइज कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। देखो यहां पर वही लाइन आ गई। ठीक है, कि why we are not using polyacrylamide gel for the separation of DNA fragment? Because the larger size, because of large size of DNA fragments, they would not be, or they would be unable to enter a polyacrylamide gel। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं, आपके पास मान लो एक डीएनए है। मान लो आपने कहते कि मेरे पास एक डीएनए है, ये मेरे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, अब मान लो मैंने इसके फ्रैगमेंट्स करे। तो जैसे एक फ्रैगमेंट आपके पास एक बड़े साइज का आ गया, एक इस साइज का आ गया। ठीक है, और एक मान लो इससे भी छोटा आ गया। मतलब आपके पास अलग अलग साइज के फ्रैगमेंट्स आ गए। अब डीएनए पे बेसिकली क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। क्योंकि डीएनए में जो बैकबोन है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फेट की। अब ये एक फ्रैगमेंट बना, तो एक फ्रैगमेंट मान लो ये बना, और एक फ्रैगमेंट मान लो ये बना। तो किस पे चार्ज सबसे ज्यादा है? जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्योंकि डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज ही है, तो वो किस तरफ जाएगा? आपका एनोड की तरफ। किस तरफ जाता है? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड की तरफ क्या जाता है? आपका एनायन। ठीक है, अब सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज तो किसके ऊपर है? तो सबसे ज्यादा ये मूव करना चाहिए।
करता है सबसे ज्यादा ये, क्योंकि आप तो ये कहते हैं ना जो छोटा फ्रेगमेंट होता है वो सबसे ज्यादा मूव करता है और सबसे बड़े वाला कम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना एक्चुअली, यहां पर भी जो सेपरेशन है, क्योंकि वो चार्ज के बेस पे नहीं है, एक्चुअली हम क्या लिखते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि डीएनए के ऊपर तो यूनिफॉर्म चार्ज है। क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसे अगर आप कह रहे हो कि इसकी लेंथ ज्यादा है तो चार्ज भी ज्यादा है, बट जब आप चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालोगे, जैसे आपने कह दिया इस पे 4 नेगेटिव है और लेंथ भी इसकी बड़ी है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ सबका सेम है। अगर साइज, अगर चार्ज ज्यादा है तो साइज भी तो बड़ा है ना। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि सेपरेशन जो है वो यहाँ पर भी साइज के बेस पे होती है, चार्ज के बेस पे नहीं। तो क्या होता है ना, एक तरह से फ्रिक्शन लगता है। जो बड़ा फ्रेगमेंट है उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब जो अपोज कर रही है उसकी मूवमेंट को, वो ज्यादा लग रही है, इसी वजह से वो कम मूव करता है। जो छोटा फ्रेगमेंट है उसके ऊपर वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम लग रही है, इसलिए वो ज्यादा मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेपरेशन है वो किस बेस पे होती है, साइज के बेस पे। चार्ज के बेस पे तो फिर सबसे बड़ा फ्रेगमेंट सबसे आगे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सेपरेशन किस बेस पे, आपके साइज के बेस पे, क्योंकि चार्ज पर यूनिट जो लेंथ है वो सारे फ्रेगमेंट्स की क्या आपकी सेम है। ठीक है, जैसा आप लिख रहे हो ना कि ये 4 नेगेटिव है, मान लो इसकी लेंथ को हमने 4 बोल दिया, इसको 4 बोल दी, इसकी लेंथ कम है तो इसको हमने फॉर एग्जाम्पल उसको 3 बोल दिया और एक को 2 बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने 4 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया, इसको 2। अगर आप कह रहे हो 4 नेगेटिव चार्ज है तो 4 से डिवाइड करोगे तो फिर तो 1 ही आया। 3 नेगेटिव को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। 2 नेगेटिव को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ तो तीनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, ये इमेज मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि एक तो हम साइज की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे डीएनए की फॉर्म्स भी मैटर करती हैं। क्योंकि आपके पास एक डीएनए है, अब वो डिपेंड करता है कि वो लीनियर है, वो सुपर कोइल्ड है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था सुपर कोइल्ड फॉर्म सबसे फास्ट जाती है, उससे स्लो सुपर कोइल्ड डीनेचर्ड, रिलैक्स सर्कुलर, लीनियर, निक्ड ओपन सर्कुलर। ठीक है, बट इन सब का साइज सेम है। ठीक है, इट इज नॉट ओनली द साइज, इट इज अ कॉन्फॉर्मेशन ऑल्सो मैटर। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने बना दिया कि ये एक पोर का साइज है, आपके पास एक स्पेसिफिक क्या है, ये एक पोर का साइज है। अब क्या होता है ना, एक चीज लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, वो और एक चीज क्या है, ऐसे मान लो उसने सुपर कॉइल्ड ऐसे ऐसे सुपर कॉइलिंग कर ली, तो क्या ना वो सुपर कॉइल वाली फॉर्म जो है वो, उसके लिए तो पोर साइज बड़ा है, तो वो तो इजिली चली जाएगी पोर में से। बट वही वही सेम साइज वाला लीनियर फॉर्म में है, ठीक है ना, तो उसको तो एरिया ज्यादा चाहिए, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा मूव करता है, आपका सुपर कॉइल्ड। ठीक है, इसमें जैसे आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो जो जेल्स की, जैसे वो बता रहा है कि अगर 0.3% ये कंसंट्रेशन मैं यूज करता हूं अगर मेरे डीएनए का साइज 5 to 60 किलो बेस पेयर है, आई कैन यूज 0.8 किलो बेस 0.8% अगर 0.5 to 10 kp 10 किलो बेस पेयर है। ठीक है, आई कैन गो फॉर 2% इफ इट इज 0.1 to 3 किलो बेस पेयर। आप देख रहे हो ना, जितना कंसंट्रेशन कम है उतने बड़े साइज के फ्रेगमेंट को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जितना आपका क्या है, जितना जेल की कंसंट्रेशन कम होती है, वो मैंने पहले ही आपको बताया, उतना पोर साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखो ना कंसंट्रेशन कम है तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स बड़े हैं। ठीक है ना, वही है ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके डीएनए के फ्रेगमेंट का साइज कितना है। अगर तो डीएनए का फ्रेगमेंट छोटा है, यू कैन गो फॉर द हाइयर कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था आरडीटी में, क्योंकि इस आपके पास एक डीएनए है, आप उसको कट कराते हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा रहे हो जो 4 बेस पेयर को रेकग्नाइज करता है, देन यू विल गेट एवरेज फ्रेगमेंट साइज विच इज 256 बेस पेयर, तो छोटे आ रहे हैं। अगर आप उसको 6 बेस पेयर वाले से कट कराते हो, द फ्रेगमेंट साइज वॉज 4096 बेस पेयर। वो तो सिर्फ एक तरह से हमारा, दैट वॉज जस्ट
मतलब एवरेज था वो, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली उसी साइज के आएंगे। तो ये मैटर करता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट छोटे हैं या बड़े हैं। वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया है। छोटे हैं तो यू कैन गो फॉर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ जेल। इफ दे आर लार्जर इन साइज यू हैव टू गो फॉर द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ जेल। ठीक है। अब ये भी एक जगह एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो एग्रो जेल मेथड है, जो अभी हमने डीएनए के लिए डिस्क्राइब करा है, दे कैन फ्रैक्शनेट ऑफ 60 केबी और लेस। मतलब 60 किलो बेस पेयर जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। मतलब 60 किलो बेस पेयर आपकी क्या है, मैक्सिमम लिमिट है। जैसे हमने 0.3% उसके लिए यूज करा है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया ना, 0.3%। मतलब नॉर्मली जो हम एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो 60 किलो बेस पेयर तक के आप फ्रैगमेंट को क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनेट मतलब सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक टेक्निक होती है जिसका क्या नाम है, पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक की हेल्प से आप 2 × 10⁻³ मतलब 2000 किलो बेस, ठीक है ना। पहले आप मैक्सिमम कितना लिख रहे थे, मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वो है 60 किलो बेस। लेकिन अगर आप 2000 किलो बेस, वो कई बार ये एक तरह से एक होल क्रोमोसोम का साइज भी हो सकता है। तो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप पूरे के पूरे क्रोमोसोम को सेपरेट कर सकते हो। अभी तक हम किसकी बात करते हैं, फ्रेगमेंट्स की। ठीक है। बट लार्जर फ्रेगमेंट साइज, अगर आपको लार्जर फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है देन यू कैन गो फॉर पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपके होल क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। इसमें हम क्या करते हैं ना, ये अलग अलग होता है। इसमें ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, जैसे कभी किसी एंगल पे दी, कभी किसी एंगल पे दी। मतलब उसकी ना कॉन्फर्मेशन को चेंज करते हैं, ताकि जैसे होता है ना, अब एक चीज है, मान लो आपको कहा गया कि आपको एक, आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, आपने उसको एक मान लो बोतल में डालना है। ठीक है। तो अब वो बोतल का एक मतलब उसमें जो एक बोतल में जो उसका जो टॉप है उसका एक साइज है। ठीक है। तो आप नॉर्मली डाल रहे हो तो वो नहीं डल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब हम उसको प्रेस कर दें, कभी इधर से पिचक रहे हैं कभी उधर से पिचक रहे हैं, फिर वो अंदर चली जाएगी। इस तरह से ये जो यहाँ पर ना हम अलग अलग एंगल्स पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। जैसे मान लो डीएनए एक एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो एक तरह से कॉन्फर्मेशन चेंज होगी, वहां से अंदर चला गया। फिर दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूसरी तरफ से चला गया। क्योंकि ये साइज बहुत बड़ा है। जनरली जो नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जो जनरली अभी हम बात कर रहे हैं, इतने बड़े क्रोमोसोम को वो जेल से जाने नहीं देगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग एंगल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, जिसकी वजह से जैसे होता है ना, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक एक सब्सटेंस है, आपने उसको एक बॉटल में डालना है। ठीक है। और लेकिन उसका साइज बड़ा है। ठीक है। बट वो क्या कंप्रेस हो सकता है, तो कंप्रेस होके आप उसको उसके अंदर डाल सकते हो। उसी तरह से डीएनए को अलग अलग हम एंगल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स देते हैं। अब वो जैसे यहाँ पर वो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आपने 60 पे देना है 90 पे देना है, वो दे नो जो एक्सपेरिमेंट को करते हैं। और फॉर ए डिफाइंड टाइम पीरियड उसमें जो है ना, एक तरफ से अंदर चला गया, फिर दूसरी तरफ से उसको कंप्रेस करना है। तो इस तरह से फिर आप पूरे के पूरे क्रोमोसोम को भी क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। और इसमें लास्ट है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ आरएनए। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ आरएनए। तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आपका एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल भी वैसा ही है जैसा प्रिंसिपल हमने किसका डिस्कस करा है, आपका डीएनए का। ठीक है। लिखा ना कि लाइक दैट ऑफ डीएनए, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ आरएनए इज यूजली carried out in agrogel and the principle of separation जो कि आपका बेस्ड ऑन साइज। देखो ना, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी होती है कि सेपरेशन जो है वो साइज के बेस पे है या आपका चार्ज के बेस पे है। क्योंकि यहां पर तो जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो पेज है वहां पर तो आपने दोनों ही बात करी है। एसडीएस पेज साइज के बेस पे है, और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग आपका चार्ज के बेस पे है। बट जब आप एग्रोजेल की बात कर रहे हो
तो यहाँ पर जो सेपरेशन है वो सिर्फ किसके बेस पे है, साइज के बेस पे। चार्ज के बेस पे तो फिर बड़ा फ्रेगमेंट ज्यादा मूव करना चाहिए था, लेकिन जितना बड़ा साइज होता है वो उतना ही कम मूव करता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ना देर विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी सम सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद इन द आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए तो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट कई बार क्या होता है ना उनके अंदर जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की वजह से, या कई बार ना वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप देखते हो, टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोवर लीफ शेप, ठीक है ना, क्योंकि वो एक कॉन्फॉर्मेशन अटेन कर लेता है। जैसे आप ये बना देते हो ऐसे सा, होता तो सिंगल स्टैंडर्ड ही है ना पहले, बट वो फोल्डिंग होकर ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन नेटिव आरएनए रन ऑन जेल्स कैन बी स्टेन्ड एंड विजुअलाइज्ड विद ईटीबीआर, ठीक है। अब इसमें एक चीज वो क्या बता रहा है कि अगर तो बेसिकली आपको क्या करना है, अ, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव साइज को डिटरमाइन करना है, क्योंकि फिर एग्जैक्ट आपको साइज नहीं पता लग पाएगा। अगर साइज का पता करना है तो पहले आपको आरएनए की डीनेचुरेशन करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, आरएनए की डीनेचुरेशन, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए ना, था तो वो सिंगल स्टैंडर्ड ही, बट क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक कॉन्फॉर्मेशन अटेन कर ली, जिसकी वजह से जब आप उसको सेपरेट कर रहे हो, क्योंकि अब ये तो फोल्डेड फॉर्म है, अब फोल्डेड फॉर्म है तो आपको एग्जैक्टली जो जो साइज है उसका मतलब नहीं पता चल पाएगा। तो अगर आपको साइज को पता करना है तो पहले आपको डीनेचुरेशन करानी पड़ेगी, ठीक है। डीनेचुरेशन के लिए जैसे बता रहा है कि आपको आप फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लाइऑक्सल एंड मिथाइल मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें डीनेचुरेटिंग एजेंट भी ऐसा यूज करना है ताकि हमारा आरएनए खराब ना हो जाए। ये ना कि डी नेचर के चक्कर में आप उसको खराब ही कर दो। और दूसरा ये कि वो जेल के साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपने तो क्या करना है, आपने तो आरएनए लिया, उसको आपने जैसे अब ऐसा सा आरएनए है, बट यू वांट इट कि वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो प्रॉपर। तो उसके लिए, क्योंकि आपने तो एक सोल्यूशन लिया, उसमें आरएनए भी डाल दिया और उसमें आपको डीनेचुरेटिंग एजेंट यूज करना है। अब ये ना होना कि डीनेचुरेटिंग एजेंट मेरे आरएनए को खराब कर दे। दूसरा मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जब मैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जेल के ऊपर डालूंगा, कहीं वो जेल को भी ना कुछ खराब कर दे, कि जेल को ही खराब कर दे। तो इसलिए वी हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर एजेंट जो कि आरएनए और एग्रोस दोनों के साथ क्या हो, आपका कंपैटिबल हो, ठीक है। क्योंकि आपको जनरली आरएनए में ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे आपको आरएनए के अंदर कुछ ना कुछ, आरएनए तो सिंगल स्टैंड है, बट जब उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएंगे, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से आप एग्जैक्ट साइज को डिटरमाइन नहीं कर पाओगे जब तक आप उसकी डीनेचुरेशन नहीं कराते, ठीक है। जैसे ये मैं आपको एक दिखाता हूँ रिजल्ट। जैसे ये तो आपको ऐसा डीएनए के बैंड ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये डीएनए के बारे में बता रखा है, क्योंकि डीएनए को देखने के लिए आप क्या यूज करते हो, एक्रिडिन ऑरेंज। क्या यूज करते हो आप, एक्रिडिन ऑरेंज, सॉरी ईटीबीआर। एक्रिडिन ऑरेंज हम आरएनए के लिए करते करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईटीबीआर। और हमें, और फिर हम उसे किसके अंडर देखते हैं, यूवी लाइट के अंदर। और यूवी लाइट के अंदर हमें किस कलर के बैंड दिखते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड। कैसे दिखते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड्स, ठीक है। ये आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको आरएनए का दिखा रखा है, जैसे 1.5%, ये देखो ना 25s, ये आपको ये उनके शायद बेस पेयर लिखे हुए हैं। फिर 18s, फिर दिखा रखा है 5.8s, 5s, और सबसे छोटा होता है टीआरएनए, ठीक है। बट ये है ना कि आपको मतलब जब आप ऐसे डी नेचर करते हो ना, तब आपको मेनली तब वहां पर आप मेनली एक्रिडिन ऑरेंज यूज करते हो आरएनए को स्टेन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ईटीबीआर से आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन भी लिख सकते हो। तो डी नेचर्ड आरएनए स्टेन्स, डी नेचर्ड आरएनए स्टेन्स वेरी वीकली विद ईटीबीआर, वेरी वीकली विद
ETBR, comma, so acted in orange. Acted in orange is commonly used क्योंकि क्या होता है ना, डीएनए में इंटरकलेटिंग एजेंट होता है, जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें तो ईटीबीआर लग जाती है। आरएनए के अंदर भी अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं जाके लग जाएगी। लेकिन डी नेचर कर दिया तो आपने उसको सिंगल स्टैंड बना दिया। तो डी नेचर्ड आरएनए स्टेन्स वेरी वीकली विद ईटीआर, सो एक्टेड इन ऑरेंज इज कॉमनली used to visualize RNA on denaturation, on denaturation, on denaturation। ठीक है, तो ऐसे आपको डीएनए और आरएनए के बैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, देखो बस ये आपको थोड़ा आइडिया हो, ये जो बैंड आते हैं ये एक्चुअली प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एसडीएस पेज क्या है, जैसे वही ना, देखो अभी मैंने आपको एक, जैसे ये क्वेश्चन दिखाया था, ये इस बार जैसे आईआईटी जैम के एग्जाम में आया था, या बाकी क्वेश्चंस में आपको दूंगा, आप ट्राई करना। जैसे ये आया था ना 150 बेस पेयर। अब क्या होता है ना, कई बार बच्चों को इन्फॉर्मेशन क्या है कि डीएनए की बात कर रहा है। ठीक है, अब वो कहेगा कि नॉर्दर्न ब्लोटिंग आरएनए के लिए होती है, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए होती है, पॉलीग्राइलामाइड भी डीएनए के लिए होती है, तो वो इसको हटा देगा। जनरल अगर बच्चे ने जनरली पढ़ा होगा ना, क्योंकि जनरली यही होता है, जनरली आप डीएनए के लिए पॉलीग्राइलामाइड नहीं करते हैं। बट देखो, अब एग्जामिनर ने पूछने का भी देखा ना, उसने कहा कि 150 बेस पेयर है। मैं क्यों नहीं यूज कर रहा था पॉलीक्राइलामाइड डीएनए के लिए, क्योंकि कहता है कि जनरली उसका पोर साइज छोटा होता है, बट ये तो डीएनए बहुत छोटा सा है। 150 बेस पेयर तो कुछ भी नहीं है ना। जब आप एक बात कर रहे हो आप 60 किलो बेस की, 60 मतलब 6 × 10⁻³ कितना हो गया वो, 60,000। और एक बात करो 150 बेस पेयर की। ठीक है, तो कई बार बच्चे फिर ये गलती कर देंगे, वो इसके लिए नहीं करते हैं, बट नहीं, इसका आंसर जो था वो ए और सी दोनों थे। ठीक है, तो वही होता है ना, आप क्वेश्चन से आपको पता लगता है। वो भी आप अब जैसे ये चीज आप देख सकते हो कि पॉलीक्राइलामाइड जेल को हम कितने फ्रेगमेंट तक के साइज के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब वो भी फिर वही है ना, कंसंट्रेशन देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अलग अलग कंसंट्रेशन है। तो बट जनरली पॉलीक्राइलामाइड प्रोटीन के लिए है, बट अगर डीएनए का साइज छोटा है, 150 पता लगी रहना छोटा है, इसमें ये तो है नहीं कि आपको साइज बड़ा लग रहा है। ठीक है, हाँ अगर कुछ थाउजेंड्स में होता, जैसे अभी आपने जो यहाँ पर लिखा है, जो मैंने आपको रेंज बताई है, 2% भी किसके लिए था, 3 किलो बेस, 0.1 किलो बेस का मतलब कितना हो गया, किलो होता है 1000। ठीक है, तो मतलब 100 बेस पेयर, और 3 किलो बेस का मतलब 3000। 100 ही बनेगा, 0.1 × 1000 कितना बनेगा, 100। तो 100 टू कितना होगा, 3000। ठीक है, ये कितना बन रहा है, 0.5 × 1000 कितना हो गया, 500 टू 10,000। ये कितना बन गया, 5,000 टू 60,000। तो जितना बड़ा साइज है उसके लिए आपको जेल की कंसेंट्रेशन उतनी ही कम जो है वो यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया आपका कंप्लीट।